नमस्कार दोस्तों, आज हम थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की बात करेंगे। जो थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, ये एक इम्पॉर्टेंट लॉ है जिसको जीरोथ लॉ फर्स्ट और सेकंड लॉ के बाद दिया गया। थोड़ा सा यदि हम रिवाइज कर लें तो हमने पहले कहा था जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। जो जीरोथ लॉ है ये it defined the concept of temperature और इक्विलिब्रियम। हम इसमें ये कहते हैं कि हमारे पास यदि तीन सिस्टम है और तीन सिस्टम में कोई भी दो सिस्टम जो है वो म्यूचुअली आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो दूसरे दो वो भी आपस में जो है वो थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे और यहां से इक्विलिब्रियम या टेम्परेचर का कॉन्सेप्ट जो है वो अराइज होता है। उसके बाद हम फर्स्ट लॉ की बात करते हैं। जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, बेसिकली इट इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। यहां हम कहते हैं कि द हीट सप्लाइड टू द सिस्टम, यदि हमारे पास कोई सिस्टम है उसको हम dq हीट दे रहे हैं, is used in two ways. A part of it is used to increase the internal energy of the system and rest of it will be used in the form of work done. तो ये एनर्जी कंजर्वेशन की बात करता है। यदि हम सेकंड लॉ की बात करें, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, तो जो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है ये हमें conditions of transmutability of एनर्जी की बात करता है कि किस कंडीशंस में जो हीट एनर्जी है वो ट्रांसमिट होगी या कन्वर्ट होगी। हम कहते हैं कि हीट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू द लो टेम्परेचर, या किसी भी चीज को आप जो सराउंडिंग टेम्परेचर है उससे नीचे जो है वो उसकी जो हीट है वो काम नहीं कर सकते। उसी सीक्वेंस में एक लॉ दिया गया जिसको हम थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहते हैं, जिसको हम डिस्कस करेंगे। और ये जो थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, इट एक्सप्लेन द नेचर ऑफ बॉडीज और मटेरियल्स in the neighborhood of absolute zero। यदि किसी चीज का जो टेम्परेचर है उसको कम कर दिया जाए और इतना कम कर दिया जाए कि एब्सोल्यूट जीरो के आसपास पहुंच जाए, तो उस समय जो उसका नेबरहुड है या उस समय जो उसकी कंडीशंस है उसको थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है वो एक्सप्लेन करता है। हम इसकी डेफिनेशन की पहले बात करते हैं, फिर इसको एक्सप्लेन करेंगे। जो थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है इसको नेर्नेस्ट थ्योरम भी कहते हैं। नेर्नेस्ट एक साइंटिस्ट हुए जिन्होंने इसको एक्सप्लेन किया। इसकी डेफिनेशन ये कहती है कि द हीट कैपेसिटीज ऑफ ऑल द सॉलिड्स टेंड टू बी जीरो। जितने भी सॉलिड सब्सटेंसेस हैं उनकी जो हीट कैपेसिटीज है वो जीरो को अप्रोच करेगी as the absolute temperature is approached। जैसे जैसे उसका एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर अप्रोच होगा, मतलब जैसे किसी सॉलिड सब्सटेंस का टेम्परेचर जो है वो एब्सोल्यूट जीरो को अप्रोच करेगा तो उसकी हीट कैपेसिटी जो है वो भी जीरो का अप्रोच करेगी। एंड द इंटरनल एनर्जीज एंड इंट्रोपीज ऑफ ऑल द सब्सटेंसेस बिकम इक्वल देयर। और यहाँ पे इंटरनल एनर्जी और जो इंट्रोपीज है वो इक्वल हो जाएंगी। एंड अप्रोचिंग देयर कॉमन वैल्यू एसिम्प्टोटिकली टेंड्स टू जीरो। सिंपल कहें कि कोई भी सब्सटेंस है जब उसका एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर जो है उस सब्सटेंस का एब्सोल्यूट 0 डिग्री केल्विन को अप्रोच करेगा, उस समय उसकी हीट कैपेसिटी या उसमें उसकी इंट्रोपी या उसमें उसकी इंटरनल एनर्जी, ये भी सभी जो है वो जीरो को अप्रोच करती हैं। ये एक
ब्रीफ मीनिंग है थर्ड लॉ का, कि जब भी कोई सॉलिड सब्सटेंस एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर को अप्रोच करता है तो उसकी हीट कैपेसिटी, उसकी एंट्रोपी, उसकी इंटरनल एनर्जी वो भी जीरो को अप्रोच करती है। इसको यदि हम थोड़ा सा और डिस्कस करें, इसका मतलब ये हुआ कि एट एब्सोल्यूट जीरो मीन्स एट टी इक्वल टू 0 डिग्री केल्विन, जो इंट्रोपी है एज इट अप्रोचेस टू जीरो, इंट्रोपी का जीरो का अप्रोच करने का मतलब ये हुआ कि जो भी सिस्टम है उस सिस्टम के जो भी मॉलिक्यूल्स या एटम्स हैं वो परफेक्ट ऑर्डर, क्योंकि जो इंट्रोपी है वो रेंडमनेस को शो करती है, तो जब इंट्रोपी जीरो का अप्रोच करेगी मतलब रेंडमनेस नहीं होगी। रेंडमनेस नहीं होगी मतलब वो परफेक्ट ऑर्डर में होंगे, या हम कह सकते हैं कि वो वेल अरेंज्ड होंगे, उनका जो अरेंजमेंट है वो एक्यूरेट होगा। जैसा हम कहते हैं कि एफिशिएंसी ऑफ ए सिस्टम इट इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला Q1 upon T1 minus Q2 upon T2 एंड इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो। Q1 T1 की जो वैल्यू है वो Q2 से ज्यादा होती है। या ऐसी चीज को क्योंकि Q upon T इंट्रोपी होता है तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि S1 minus S2 इट इज ग्रेटर देन जीरो। मगर जैसे जैसे टेम्परेचर जो है यदि वो इंक्रीज करेगा तो इसका मतलब जो इंट्रोपी है वो भी इंक्रीज करेगी, और टेम्परेचर जो है यदि डिक्रीज करेगा तो इंट्रोपी जो है वो डिक्रीज करेगी, और जब टेम्परेचर जो है वो जीरो को अप्रोच करेगा तो जो इंट्रोपी है वो भी जीरो को अप्रोच करेगी, और इंट्रोपी को जीरो अप्रोच करने का मतलब हुआ परफेक्ट ऑर्डर, वेल अरेंजमेंट ऑफ ऑर्डर। तो इट मींस जैसे जैसे जो टेम्परेचर है वो जीरो को अप्रोच करेगा कम होता जाएगा, एंट्रोपी जो है वो डिक्रीज होती जाएगी, एंड एट एब्सोल्यूट जीरो वो जो भी सिस्टम है वो एक वेल अरेंजमेंट में जो है वो आ जाएगा, परफेक्ट ऑर्डर में आ जाएगा इन केस ऑफ सॉलिड्स। जनरली जो इंट्रोपी होती है किसी भी सिस्टम की, यदि हम गैस की बात करें तो गैस के मॉलिक्यूल्स में रेंडमनेस जो है वो सबसे ज्यादा होती है, मींस गैस की जो इंट्रोपी है वो सबसे ज्यादा होती है। उससे कम जो है वो लिक्विड्स की होती है, और उससे कम जो है वो सॉलिड्स की होती है। तो सॉलिड्स की जो इंट्रोपी है वो सबसे कम होती है, लिक्विड्स की उससे ज्यादा होती है, और गैस की जो है वो उससे भी ज्यादा होती है। मगर जैसे ही टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज होता जाता है वैसे वैसे इंट्रोपी जो है वो डिक्रीज होती है, और जैसे ही एब्सोल्यूट जीरो को टेम्परेचर अप्रोच करता है तो सिस्टम की जो इंट्रोपी है, सॉलिड सिस्टम की जो इंट्रोपी है वो जीरो का अप्रोच करती है, मतलब जो सिस्टम है वो वेल अरेंज या परफेक्ट ऑर्डर में जो है वो आ जाता है। तो ये जो थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है इससे एक कॉन्सेप्ट अराइज होता है जिसे हम हीट डेथ ऑफ यूनिवर्स कहते हैं। हीट डेथ ऑफ यूनिवर्स क्या है? देखिए, नेचर में जो भी नेचुरल प्रोसेसेस हैं, नेचर में बहुत सी चीजें हैं जो अपने आप हो रही हैं जिनको हम नेचुरल प्रोसेसेस कहते हैं। इसमें आप कह सकते हैं जैसे हीट का कंडक्शन है, कंडक्शन ऑफ हीट मींस फ्लोइंग ऑफ हीट फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू द लो टेम्परेचर, नेचुरल प्रोसेस है। रेडिएशन, रेडिएशन जैसे सन से रेज जो हैं वो चारों तरफ बिखरती हैं, दैट इज रेडिएशन। या मिक्सिंग है, या डिफ्यूजन है, इस तरह से बहुत से प्रोसेसेस हैं जो अपने आप नेचर में जो है वो हो रहे हैं। और ये जितने भी प्रोसेसेस हैं दे ऑल आर इरिवर्सिबल, ये एक ही डायरेक्शन में होते हैं, इनकी डायरेक्शन को जो है वो रिवर्स नहीं किया जा सकता। इसकी वजह से टेम्परेचर बढ़ता है, प्रेशर बढ़ता है, कंपोजिशन बढ़ता है, और इंट्रोपी की वैल्यू जो है वो भी जो है वो इंक्रीज होती है। जैसे हम सिंपल एग्जांपल लें कि सन से हीट आ रही है, और उस हीट से आप देखते हैं कि चारों तरफ यूनिवर्स में जो टेम्परेचर है वो बढ़ता है, और हम ये कहते हैं कि हर एक वर्ष जो है अर्थ का या यूनिवर्स का जो टेम्परेचर है वो कुछ डिग्री से राइज हो रहा, धीरे धीरे टेम्परेचर जो है वो बढ़ रहा है। तो जब भी कोई हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ हीट फ्लो करती है तो वर्क होता है, मगर जब यहां से हाई टेम्परेचर से हीट आती जाएगी और ये जो लो टेम्परेचर है
ये टेम्परेचर बढ़ता जाएगा तो कभी ना कभी एक समय ऐसा आएगा कि जो इक्विलिब्रियम, जो टेम्परेचर यहां पे है और जो टेम्परेचर यहां पे है, ये दोनों जो है वो आपस में बराबर हो जाएंगे। और जब इक्विलिब्रियम की कंडीशन आ जाएगी, जब बराबर हो जाएंगे, उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। नो चेंज इन इंटरनल एनर्जी, नो चेंज इन टेम्परेचर, नो चेंज इन एंट्रोपी। और जब इस तरह की कंडीशन आ जाएगी, जब सारी दुनिया का टेम्परेचर जो है वो बराबर हो जाएगा, इंटरनल एनर्जी, टेम्परेचर और एंट्रोपी में कोई चेंज नहीं होगा, तो इस दुनिया में कोई भी, चाहे वो फिजिकल है, चाहे वो केमिकल है, चाहे वो बायोलॉजिकल प्रोसेस है, वो नहीं हो पाएगा और वो रुक जाएगा। तो इस तरह की कंडीशन है जिसमें पूरी दुनिया का टेम्परेचर जो है वो सेम हो जाए और कोई भी फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल प्रोसेस ना हो पाए। उस तरह की जो कंडीशन है, उस कंडीशन को हीट डेथ ऑफ यूनिवर्स कहते हैं। मगर ये जो हीट डेथ ऑफ यूनिवर्स है, ये कभी अभी मिलियंस या बिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद ऐसी कंडीशन आएगी, इसलिए अभी इंस्टेंट तौर पे कोई ऐसी डरने की बात नहीं है। मगर लाखों करोड़ों वर्षों के बाद ऐसी सिचुएशन आ सकती है कि इस दुनिया का, इस पूरी यूनिवर्स का टेम्परेचर जो है वो सेम हो सकता है, कोई हाई और लो टेम्परेचर नहीं रहेगा। जब टेम्परेचर का डिफरेंस नहीं होगा तो कोई भी वर्क नहीं होगा। तो इस तरह की जो कंडीशंस हैं जिसमें सारी यूनिवर्स का टेम्परेचर सेम हो, कोई टेम्परेचर डिफरेंस ना हो, उस तरह की जो कंडीशंस होगी, उस कंडीशन को हीट डेथ ऑफ यूनिवर्स कहते हैं। तो आज के लेक्चर में हमने बेसिकली थर्ड लॉ और हीट डेथ ऑफ यूनिवर्स के बारे में बात की है।